Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds, and I hope that you all are doing great. So, guys, इस वीडियो के अंदर हम MPSC 004 के पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. मेरी स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिख रहा होगा, सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. सो अगर आप MPSC 004 एग्ज़ाम के लिए गेस्ट पेपर्स या फिर उसके नोट्स को परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो अगर आपने वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं ना तो उनका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देन आप वहाँ से इजीली उन वीडियोस को भी देख सकते हो और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आप कवर करो, क्योंकि इस बार जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं. मतलब कुछ डिफरेंट ही पेपर्स में आ रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. तो क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड. ओके, एक्सप्लेन मोहम्मद इकबाल आइडिया ऑन नेशनलिज्म. नेशनलिज्म यानी कि क्या होता है आपका जो राष्ट्रवाद है. ठीक है, राष्ट्रवाद पर मोहम्मद इकबाल के जो आइडियाज़ हैं, साथ ही साथ उन्होंने जो मुस्लिम चिंतन है यानी कि जो मुस्लिम थॉट्स हैं उसके विकास में मतलब उन्होंने क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट की थी. हिज कंट्रीब्यूशन यू नीड टू डिस्कस. ओके, सो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन थे. तो मोहम्मद इकबाल was one of the most influential Muslim philosopher. He was also a poet and the political thinker of the early 20th century. तो मोहम्मद इकबाल प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम दार्शनिक, कवि और राजनीतिक चिंतक थे. His ideas on nationalism and Islamic revival deeply shaped Muslim political consciousness. तो राष्ट्रवाद और इस्लामी पुनर्जागरण पर उनके विचारों ने औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक चेतना को गहराई से प्रभावित भी किया है. ठीक है, जो उनके राष्ट्रवाद वाले हैं, इस्लाम को रिवाइवल था उनका, मुस्लिम लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगाना था उस टाइम कॉलोनियल इंडिया में, तो वो सारी चीज़ों में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. राष्ट्रवाद के विचारों को जानेंगे. सबसे पहले वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म का क्रिटिक प्रस्तुत करते हैं. भौगोलिक राष्ट्रवाद की गाइज वो आलोचना कर रहे हैं. इकबाल अपोज द वेस्टर्न स्टाइल टेरिटोरियल नेशनलिज्म कि मतलब अपनी ज्योग्राफी को सिर्फ नेशन मानना, अपनी रेस को, लैंग्वेज को मानना. उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आपका टेरिटोरियल नेशनलिज्म होता है, भौगोलिक राष्ट्रवाद होता है, ये लोगों को डिवाइड कर देता है. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो इस्लाम का आइडिया है, इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म, इसके भी खिलाफ है. ठीक है, उसके विपरीत है. तो उनका ये मानना था. पहली चीज़ समझ गए कि इकबाल ने पश्चिमी भौगोलिक राष्ट्रवाद का विरोध किया जो भूभाग, नस्ल या भाषा पर आधारित था. उनके अनुसार यह मानवता को विभाजित करता है और इस्लामी सार्वभौमिकता के भी विपरीत है. वो ये मानते थे. फिर हम देखेंगे कि वो मिल्लत की अवधारणा देते हैं. तो फॉर इकबाल ट्रू बेसिस ऑफ मुस्लिम यूनिटी. ठीक है, तो वो गाइस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, जिसको वो नाम क्या देते हैं? मिल्लत. ठीक है, मिल्लत इज अ स्पिरिचुअल एंड मॉरल कम्युनिटी बाउंड बाय इस्लाम, नॉट टेरिटोरियल बाउंड्रीज. कि आप मतलब धर्म के आधार पे जुड़ो और ना कि अपने टेरिटरी के हिसाब से. रिलीजन जो है, पहचान का आधार भी आपका धर्म होना चाहिए, ऐसा उनका विचार था. तो इकबाल का मानना था कि इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है. इसलिए मुस्लिम सामूहिक जीवन में धार्मिक पहचान में ये केंद्रीय है. तो 3 चीज़ों को आप समझ चुके हैं गाइस. देखो, सबसे पहले आप उनका एक इंट्रोडक्शन देके बताएंगे कि वो कौन थे. ठीक है, फिर आप उनके व्यूज़ बताएंगे, राष्ट्रवाद पर उनके क्या विचार थे. तो वो भौगोलिक राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं, मिल्लत की अवधारणा देते हैं, साथ ही साथ धर्म को पहचान का अधिकार आधार मानते हैं. तो आप देखोगे कि भारत के लिए क्या था. इकबाल और भारतीय राष्ट्रवाद को जानेंगे. इनिशियली जो इकबाल हैं गाइज, वो इंडियन यूनिटी को सपोर्ट करते थे, रिफ्लेक्टेड इन हिज पोएम्स लाइक सारे जहां से अच्छा. However, he later became critical of the composite nationalism and fearing Muslim marginalization.
तो बाद में उन्हें अपने जो मुसलमान उनकी पूरी कम्युनिटी थी उनके हाशियाकरण का डर जो है, पहले तो वो एकजुट थे बट बाद में उन्हें कहीं ना कहीं मुस्लिमों के राजनीतिक हाशियाकरण का भय हो गया था। तो प्रारंभ में इकबाल ने सारे जहां से अच्छा जैसी रचनाओं में भारतीय एकता का समर्थन किया, किंतु बाद में उन्होंने मिश्रित राष्ट्रवाद की आलोचना की, ठीक है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के राजनीतिक हाशियाकरण का भय था। फिर मुस्लिम थॉट में बात करेंगे कि मुस्लिम चिंतन में जो उनका योगदान रहा है वो कैसा था। सो रिवाइवल, इस्लामी दर्शन का पुनरुद्धार वो करते हैं। इकबाल री इंटरप्रेटेड इस्लामिक टीचिंग्स टू मेक देम रेलेवेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। इस्लामिक टीचिंग्स को दोबारा से क्या करा उन्होंने, री इंटरप्रेट किया, ठीक है, उनकी मतलब कि पुनर्व्याख्या की, ताकि मॉडर्न वर्ल्ड के लोगों को वो चीज़ें समझ में आ सकें। जो मतलब फेथ है, फेथ को रीज़न के साथ जोड़ा, डायनेमिज्म के साथ उन्होंने जोड़ा था। तो इकबाल ने इस्लामी शिक्षाओं की आधुनिक संदर्भों में पुनर्व्याख्या की और आस्था को तर्क व गतिशीलता से जोड़ा। इसके बाद वो खुदी यानी कि सेल्फहुड का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, खुदी की अवधारणा। सो ही एम्फेसाइज्ड खुदी और सेल्फहुड, एनकरेजिंग मुस्लिम्स टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, कि मुस्लिम क्या करेंगे गाइज, सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करेंगे, मॉरल जो स्ट्रेंथ है उसे डेवलप करेंगे और क्रिएटिव एक्शंस लेंगे, ठीक है, क्रिएटिव एक्शंस लेंगे, इस चीज़ को वो एनकरेज करते थे, ठीक है। इकबाल ने खुदी की अवधारणा पर जोर दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने आत्मसम्मान, नैतिक शक्ति और सृजनात्मक कर्म का संदेश दिया। पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करें तो इकबाल का जो इलाहाबाद में जो वो बताते हैं, भाषण देते हैं, वहाँ पे वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करते हैं मुस्लिम्स के लिए। तो 1930 के इलाहाबाद भाषण में इकबाल ने उत्तर पश्चिम भारत में मुसलमानों के लिए राजनीतिक स्वायत्ता की बात रखी, जिसने आगे चलकर पाकिस्तान की मांग को वैचारिक आधार दिया। सो ये चीज़ें आ जाएंगी, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप पूरा डिस्क्राइब करोगे। फिर आप कंक्लूजन में बताओगे कि मोहम्मद जो इकबाल हैं वो ऑफर करते हैं एक यूनिक विजन, ठीक है, यूनिक विजन ऑफ नेशनलिज्म जो कि स्पिरिचुअल यूनिटी के साथ जुड़ा था रेदर देन टेरिटरी। तो मोहम्मद इकबाल ने राष्ट्रवाद की एक विशिष्ट अवधारणा प्रस्तुत की जो भूभाग के बजाय आध्यात्मिक एकता पर आधारित थी। His intellectual and poetic contribution continue to shape Muslim thought, identity and political discourse in the South Asia। तो पूरे साउथ एशिया के अंदर उन्होंने चीज़ों में बदलाव वो लेकर आते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पे आपको सैलिएंट फीचर्स बताने हैं बी आर अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी था, मतलब कि पूरा बी आर अम्बेडकर का आइडियोलॉजी आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे दैट हु वॉज ही। सो बी आर अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जो सबसे आगे रहे सोशल रिफॉर्मर थे। ऑल्सो ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर एंड द पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो बी आर अम्बेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक, संवैधानिक चिंतक और राजनीतिक दार्शनिक थे। उनका वैचारिक अभिविन्यास जातिगत उत्पीड़न के व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि उन्होंने खुद गाइस जो मतलब एक्सपीरियंस किया था ना कास्ट ऑपरेशन, इस वजह से वो उसके प्रति उनका ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा था। कठोर एकेडमिक प्रशिक्षण और जो डीप कमिटमेंट थी उनकी कि उन्हें समाज में जस्टिस चाहिए ही था, उनको डेमोक्रेसी लानी ही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हो जाता है। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में पता है। देन आप कुछ पॉइंट्स बताओगे उनके आइडियोलॉजी के, जैसे कि सबसे पहले वो कास्ट के एनिहिलेशन की बात करते हैं, यानी कि पूरे तरीके से जाति का उन्मूलन, मतलब जाति को पूरा गायब कर दो, जाति को पूरा ख़त्म कर दो। सेंट्रलिटी मतलब सोशल जस्टिस को वो केंद्र में रखते हैं और कास्ट एनिहिलेशन की बात करते हैं। तो जो अम्बेडकर हैं उन्हें लगता है कि अगर समाज के अंदर दोस्तों इनइक्वालिटी है ना आज, तो वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम की वजह से है, प्राइमरी सोर्स है। इस वजह से उनका जो आइडियोलॉजिकल फोकस था वॉज ऑन द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एज द प्री रिक्विसाइट फॉर ट्रू डेमोक्रेसी। सो अगर आपको अपने यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी लेकर आनी है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कास्ट को आप एनिहिलेट करो। एनिहिलेशन
ऑफ कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिटमेंट था उनका मतलब कि संविधान तो बनेगा, संविधानवाद और कानून के शासन को वो बहुत सपोर्ट करते थे। सो ही बिलीव्ड दैट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी अचीव्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, लीगल सेफगार्ड एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करके जो है हम समाज के अंदर परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो अंबेडकर का गाइस क्या विश्वास था कि सामाजिक परिवर्तन संवैधानिक उपायों, कानूनी सुरक्षा और संस्थागत सुधारों के माध्यम से संभव है। एंड फॉर हिम डेमोक्रेसी वॉज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। डेमोक्रेसी का क्या था, वे ऑफ लाइफ था। इट वॉज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी पर ये बेस्ड था। और वो हिंदू सामाजिक व्यवस्था की भी आलोचना उन्होंने की। सो ही क्रिटिकली एग्जामिन्ड हिंदू स्क्रिप्चर्स को उन्होंने पढ़ा, हिंदू प्रैक्टिसेस को पढ़ा, एंड वो फिर उन्होंने कास्ट के खिलाफ वो सामाजिक बहिष्कार उन्होंने किया, जातिवाद का, ओके। स्टेट इंटरवेंशन मतलब कि वो कहते हैं कि जो अगर आपका स्टेट स्ट्रांग होगा, ठीक है, और अगर आपका स्टेट स्ट्रांग होगा तो स्टेट क्या कर सकता है कि ये जातिगत भेदभाव को ख़त्म कर सकता है, स्टेट कुछ एफर्मेटिव एक्शंस ले सकता है, कुछ वेलफेयर पॉलिसीज़ को चला सकता है। सो ये 4-5 पॉइंट्स हैं। देन आप उनके इकोनॉमिक जो विचार हैं वो भी बताओगे। सो ही एम्फेसाइज्ड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर राइट, फेयर वेजेस और स्टेट रेगुलेशन, कि जो हमारे बड़े बड़े प्रमुख उद्योग हैं वो राज्य के अंतर्गत ही आए और राज्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी करे। एजुकेशन और विवेकवाद पर भी वो बल देते थे। तो वो खुद ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और नैतिक मानवतावाद को वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला कि भाई एजुकेशन उनके लिए प्राइमरी टूल था फॉर इमेंसिपेशन एंड स्ट्रांगली सपोर्टेड साइंटिफिक टेम्पर एंड रैशनल थिंकिंग को, ठीक है, विवेकपूर्ण चिंतन को वो सपोर्ट कर रहे हैं। बुद्धिज्म उन्होंने अपना लिया था क्योंकि वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो धर्म गाइज इक्वेलिटी पे बेस्ड हो, कंपैशन पे बेस्ड हो, ठीक है। उनकी ओवरऑल आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे तो उन्होंने मॉरल आइडियलिज्म को पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म के साथ कंबाइन किया, एनेबलिंग हिम टू नेगोशिएट इफेक्टिवली विद इन एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। तो उस समय जो भी मतलब चीज़ें थी वहाँ पे वो हस्तक्षेप कर पाए और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जहाँ पे आपको गाइज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो विचार हैं, उनका जो सोशलिस्ट समाजवादी जो विचार हैं उनके बारे में आपको बताना है। सो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल सोशलिस्ट थिंकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो वे आधुनिक भारत के सबसे मौलिक समाजवादी चिंतकों में से एक थे। उनका समाजवाद भारतीय परिस्थितियों में निहित था। इसमें आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का समावेश हम देखते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप बताओगे कि गाइज वो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, आर्थिक जो बराबरी होती है, समानता, इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी प्लस समाज में क्या होना चाहिए गाइज, सोशल जस्टिस की बात वो कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और जो वो कह रहे हैं वो क्या है, कल्चरल फ्रीडम, की लोगों को अपना कल्चर फ्रीली वो चूज़ कर सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब आप महात्मा गांधी के व्यूज़ भी पढ़ते हो तो डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हो ना, कि जो पावर है वो लोअर से लोअर लोगों तक बटी होनी चाहिए, स्टेट के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिन पे वो जोर देते थे, ओके। तो लोहिया रिजेक्टेड मैकेनिकल इमिटेशन। तो आपको वेस्टर्न सोशलिज्म को पूरा एज इट इज़ नहीं अपनाना है, आपको अपने इंडियन सोसाइटी के हिसाब से सोशलिज्म को बनाना है। तो लोहिया ने पश्चिमी समाजवाद की यांत्रिक नकल को अस्वीकार किया। उन्होंने भारतीय समाज के अनुकूल नैतिक और मूल्य आधारित समाजवाद पर बल दिया। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का भी वो विरोध करते थे। सो ही अपोज्ड कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्ग्यूइंग दैट दे परपेचुएटेड इनइक्वालिटी एंड ग्लोबल जस्टिस, ठीक है। तो गाइज वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो कैपिटलिज्म को तो रिजेक्ट ही करेंगे। तो वो क्या बोल के रिजेक्ट करते हैं कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म की वजह से आर्थिक जो शोषण है पूंजीवाद की वजह से बढ़ता है बहुत ज़्यादा,
और उसकी वजह से समाज में हमें क्या देखने के लिए मिलती है, असमानता देखने के लिए मिलती है। सप्त क्रांति का कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इन द आंसर कि लोहिया प्रपोज सप्त क्रांति टू अचीव कॉम्प्रिहेंसिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपको किस किस चीज के खिलाफ जाना है, कास्ट, जेंडर इनइक्वालिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कॉलोनियलिज्म, प्राइवेट कैपिटल एंड सेंट्रलाइज्ड पावर। तो ये 7 चीजें हैं जिनके खिलाफ आपको क्या करनी है, क्रांति करनी है, सप्त क्रांति आपको करनी है, तब जाके आप व्यापक सामाजिक परिवर्तन लेकर आ पाओगे। ये उनके विचार थे। समाज में न्याय और जाति का भी विरोध करते थे, जाति उन्मूलन कहते थे, और पिछड़े वर्गों के लिए भेदभाव को रोकने के लिए आरक्षण का वो समर्थन करते थे। और ही एडवोकेटेड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन की जो इंडिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, ठीक है, जो आपके विलेजेस हैं वो अपने आप में खुद को गवर्न करें, जो डेमोक्रेसी की नींव होता है। उसके अलावा वो नेहरू के मॉडल की भी आलोचना करते हैं। तो लोहिया ने नेहरूवादी केंद्रीकृत योजना, क्योंकि जो नेहरू की प्लानिंग थी गाइस वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, स्टेट लीड इंडस्ट्रियलाइजेशन नेहरू ने किया था। तो इस चीज़ की वो आलोचना भी करते हैं कि इससे समाज में इनइक्वालिटी आएगी और ग्रास रूट लेवल पे आप छोटे जो गांव को आप एम्पावर नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये उनका विचार था। जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे वो। सो ही एम्फेसाइज्ड जेंडर इक्वालिटी एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशलिज्म। लोहिया ने लैंगिक समानता को समाजवाद का अनिवार्य तत्व माना और महिलाओं की सामाजिक व राजनीतिक भागीदारी पर बल दिया। एंटी पार्लियामेंट्री उनकी टेंडेंसीज भी थी। वो डेमोक्रेसी से तो कमिटेड थे, बट वो मास मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, इन सब चीज़ों को फेवर किया करते थे। मतलब ही कॉल्स फॉर डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही की वो बात करते हैं, ठीक है। तो आप कंक्लूजन बताएंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहियाज सोशलिस्ट थॉट रिप्रेजेंटेड अ डिस्टिंक्ट इंडियन पाथ। इंडिया का एक अलग से उन्होंने यहाँ पे पाथ, अलग से एक जो रास्ता है वो क्रिएट किया है भारत के हिसाब से, जो भारत के लिए बेटर होगा। ओके, सो गाइज ये हमारा जो सेकंड वीडियो है ये यहीं पे एंड होता है। इसके बाद मैं आप सभी के लिए थर्ड पार्ट भी लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको वो हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं, फ्यूचर में हम उन सभी के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो वीडियो के नीचे कि यस वीडियो हेल्पफुल है, ताकि अगर कोई और स्टूडेंट इन वीडियोज़ को देखता है ना तो उसको पता चल जाता है कि हाँ, मतलब कोई भी बच्चे ना कमेंट ज़्यादा देखते हैं इस वजह से। ओके।